समंदर की लहरें हमेशा शांति का संकेत नहीं होती। कभी कभी ये लहरें ऐसे राज छुपाए होती हैं जो इंसानी समझ के बाहर होते हैं। और कुछ रहस्य इतने डरावने होते हैं कि अगर उन्हें जान लिया जाए तो इंसान अपनी जिंदगी से ही डरने लगे। ऐसी ही एक कहानी जुड़ी है भारत के दक्षिण में स्थित लक्षद्वीप के एक निर्जन टापू से, जहां कोई नहीं जाता और जिसे लोग आज भी शापित कहते हैं। इस टापू का नाम है काला पानी। और इसका इतिहास किसी किताब में दर्ज नहीं है, क्योंकि जो वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया, और जो लौटे वो कुछ कह नहीं पाए। करीब 50 साल पहले यहाँ एक अंग्रेजी जहाज तबाह हो गया था। जहाज का नाम था HMS इटर्निटी, और इस पर 100 से ज्यादा लोग सवार थे। तूफान की रात थी, जहाज डगमगा रहा था, और कप्तान ने तय किया कि सबसे नजदीकी टापू पर जहाज रोक देना ही बेहतर होगा। वो टापू था काला पानी। जहाज को किनारे लाया गया। तूफान तो थम गया, लेकिन असली तूफान उस रात के बाद शुरू हुआ। जहाज के क्रू मेंबर्स ने टापू पर तंबू लगाए, खाना बनाया और सोने चले गए। लेकिन सुबह जब सूरज निकला तो जहाज का एक कर्मचारी गायब था। उसके कपड़े किनारे पर पड़े थे और चारों तरफ अजीब निशान थे, जैसे कोई भारी चीज रेंगती हुई अंदर घसीट कर ले गई हो। कप्तान ने सर्च पार्टी भेजी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, और उसी रात दो और लोग गायब हो गए। तब कप्तान को समझ आया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो टापू छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि जहाज में कुछ तकनीकी खराबी थी और ठीक होने में 2 दिन और लगने वाले थे। रात होते ही अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई दूर से रो रहा हो या फिर किसी के गले से अजीब सी गुर्राहट निकल रही हो। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पेड़ों के बीच लाल आंखें चमकती देखी। कुछ लोगों ने कसम खाकर कहा कि किसी ने उन्हें रात में छूने की कोशिश की। जब ये घटनाएं बढ़ने लगीं, तो कप्तान ने उस टापू का नक्शा बनवाना शुरू किया और देखा कि टापू के एक हिस्से में एक प्राचीन मंदिर जैसा ढांचा है, जो पूरी तरह पत्थरों से ढका हुआ था और उस पर किसी अनजान भाषा में कुछ उकेरा हुआ था। कप्तान ने तय किया कि उसे देखा जाए, लेकिन जैसे ही वे उस मंदिर के पास पहुंचे, तो वहां मौजूद हवा ही बदल गई। वो ठंडी और भारी हो गई, जैसे किसी की सांसें आपके कानों के पास हों। और फिर उस मंदिर से एक चीख निकली, जिसने पूरे जंगल को हिला दिया। उस चीख के बाद कई पक्षी आसमान से गिर पड़े और कुछ लोगों के कान से खून निकलने लगा। कप्तान ने डर के मारे वापस लौटने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब हर रात कोई ना कोई मरता या गायब होता। कुछ के शव मिलते तो उनकी आंखें बाहर निकली होती, चेहरा घिसा हुआ और त्वचा जैसे अंदर से जली हो। एक मैकेनिक ने बताया कि उसे एक नीली रोशनी दिखी थी जो समंदर से निकलकर मंदिर के ऊपर जाती थी और फिर वहां से किसी आत्मा की तरह नीचे उतरती थी, जैसे कोई बलि मांगता हो। आखिरी रात जब जहाज ठीक हो गया और निकलने की तैयारी हो रही थी, तभी पूरी धरती हिलने लगी और टापू के बीचों बीच जमीन फटने लगी। उसमें से एक काली रोशनी निकली जो आसमान तक पहुंची, और उसके साथ ही एक ध्वनि आई जो किसी भाषा में कुछ बड़बड़ा रही थी। क्रू के कई मेंबर उस रोशनी को देखकर पत्थर के जैसे जम गए। कुछ ने खुद को खत्म कर लिया और बाकी लोग नाव में बैठकर भाग निकले। जब वे समुद्र में निकले तो देखा कि टापू धीरे धीरे समंदर में समा रहा है, जैसे वो कभी था ही नहीं। और जो बचे थे उनमें से आधे पागल हो चुके थे और बाकी लोग डर से कुछ बोल नहीं पाए। बस एक कैडेट, जिसकी मानसिक हालत स्थिर रही, उसने बताया कि उस मंदिर में एक राक्षसी आत्मा कैद थी, जिसे सदियों पहले समुद्र के देवता ने बंद किया था। लेकिन जब इंसानों ने उस पवित्र भूमि को अपवित्र किया, तो वो जाग गई और अपने बलि मांगने लगी। वो आत्मा अब समंदर में मुक्त हो चुकी है, और जहां भी समंदर उसके प्रभाव में आता है, वहां कोई ना कोई त्रासदी घटती है। और तब से लेकर आज तक काला पानी का नाम कोई नहीं लेता। सरकारी नक्शों से उस टापू को हटा दिया गया है और वहां जाने की इजाजत किसी को नहीं है। लेकिन कुछ मछुआरे बताते हैं कि आज भी उस इलाके से गुजरते हुए उन्हें किसी की चीखें सुनाई देती हैं। समंदर के ऊपर नीली रोशनी तैरती है और कभी कभी कोई नाव खुद ब खुद उस दिशा में मुड़ जाती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। और जो भी उस दिशा में गया वो दोबारा कभी नहीं लौटा। समंदर के बीच छुपा वो शापित द्वीप आज भी मौजूद है, और जो वहां की सच्चाई जान लेता है वो या तो मर जाता है या पागल हो जाता है, क्योंकि ये समंदर सिर्फ जल नहीं है, ये एक जीवित शक्ति है जो अब
घंटे लग गया। स्टेशन सुनसान और अंधेरा था। अधिकांश दुकानें बंद थीं। केवल कुछ होटलों के हल्के नियन लाइट ही अपनी मौजूदगी की याद दिला रहे थे। प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग खड़े थे, लेकिन भीड़ जैसी कोई चीज नहीं थी। हवा में हल्की नमी थी और ट्रेन का इंतजार करते समय ठंड से मेरी रीढ़ पर सिहरन हो रही थी। ट्रेन आई और मैं जैसे ही डिब्बे में चढ़ा, लगा कि शायद मुझे ही नहीं और कोई भी नहीं दिख रहा। डिब्बा लगभग खाली था। मेरे अलावा 2-3 लोग ही थे जो अपने अपने फोन में मशगूल थे। मैं खिड़की के पास बैठ गया। मेरी थकान इतनी ज्यादा थी कि आंखें अपने आप बंद हो रही थीं। खिड़की से बाहर ट्रेन के बत्तीदार शहर की रोशनी में हल्की हल्की धुंध और बारिश की बूंदें दिख रही थीं। धीरे धीरे चल पड़ी और प्लेटफॉर्म पर लगे नीले और सफेद लाइटों के बीच एक अजीब तरह का सन्नाटा फैल गया। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, मैंने ध्यान दिया कि डिब्बे के कोने में एक औरत बैठी थी। लंबे काले बाल थे और लाल साड़ी पहने हुए थी। शुरुआत में मैंने सोचा कि यह कोई आम यात्री होगी, पर जैसे ही ट्रेन की हल्की हिलती हुई रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, मैंने देखा कि उसकी आंखों में एक अजीब लाल चमक थी। चेहरा पीला और मरा मरा लग रहा था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को उसके शरीर से खींच लिया हो। मैंने पहली बार महसूस किया कि कुछ सही नहीं है, लेकिन थकान इतनी थी कि मैंने सोचा शायद मेरी आंखें धोखा दे रही हैं। मैंने फिर से खिड़की की तरफ देखा। बाहर की रोशनी और हल्की बारिश में शहर की चमक थी, लेकिन डिब्बे के भीतर अजीब सन्नाटा और ठंडी हवा चल रही थी। मैंने धीरे से अपने पास बैठे आदमी की तरफ देखा। वह अपने फोन में व्यस्त था, कुछ नहीं देख रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैंने इसे आवाज देकर पूछा कि क्या आप उसे देख रहे हैं, तो शायद लोग मुझे पागल समझेंगे। इसलिए मैंने खुद से ही बात करने का फैसला किया। जैसे ही मेरी नजर उसी औरत पर गई, उसने धीरे से अपना सिर मेरी तरफ मोड़ा। उसका चेहरा मेरे सामने था और उसकी आंखों की लाल चमक अब और भी तीव्र हो गई थी। मुझे लगा जैसे कोई सीधे मेरे अंदर झांक रहा हो। मेरे पूरे शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैंने पलटा और अपनी सीट पर झुककर मोबाइल निकाला। फोन की टॉर्च जलाकर उसके चेहरे की ओर किया, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी, वह जैसे हवा में घुल गई। वहां अब सिर्फ खाली कोना दिख रहा था। मेरे कानों में धड़कनों की आवाज इतनी तेज हो गई कि मुझे अपने कानों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। मैंने गहरी सांस ली और सोचा कि यह सब मेरी थकान का भ्रम होगा, लेकिन तभी डिब्बे के दूसरी ओर हल्की खटखट की आवाज सुनाई दी। कोई धीरे धीरे कदम उठा रहा था। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल डिब्बे की छत पर लगे पंखे की हल्की हिलती हुई परछाई और खाली सीटें थीं। मैंने अपनी सीट से उठकर देखा कि औरत अब सामने वाली सीट पर खड़ी थी। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस मुझे घूर रही थी। उसका चेहरा अब और भी पीला और मरा मरा लग रहा था, जैसे कोई पुराने समय की कहानी की भूतिया महिला सामने खड़ी हो। मैंने फोन कैमरा ऑन किया और उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की। जैसे ही कैमरे की लाइट पड़ी, उसने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं, और जैसे ही मेरी नजरें उसकी आंखों पर पड़ीं, मुझे महसूस हुआ कि समय जैसे रुक गया हो। डिब्बे की हल्की आवाज भी गायब हो गई थी। ट्रेन की गति भी अचानक धीमी लग रही थी। मैंने धीरे से अपने पास बैठे आदमी को हिलाया, लेकिन उसने कुछ महसूस नहीं किया। वह बस अपने फोन में व्यस्त था। मैंने खुद को संभाला और धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही मैं पास गया, वह अचानक गायब हो गई। मुझे लगा कि मैंने उसे छू लिया, लेकिन हाथ खाली ही रह गया। दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। हाथ पसीने से भीग गए। मैं बैठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार मेरी नजर उसी कोने की तरफ जाती और मुझे लगता कि वह मेरी तरफ देख रही है। उसके लाल चमकती आंखें मेरी आत्मा में उतर रही थीं। अचानक मुझे ट्रेन की खिड़की में परछाई दिखाई दी। मैंने सोचा कि बाहर कोई खड़ा है, लेकिन बाहर केवल अंधेरा और बारिश की बूंदें ही थीं। परछायाओं ने मेरे दिमाग को इतना भ्रमित कर दिया कि मुझे लग रहा था जैसे पूरा डिब्बा उसके प्रभाव में है। मैंने खुद से कहा, राकेश, डर मत, ये सब तुम्हारी कल्पना है। लेकिन जैसे ही मैं यह बोला, डिब्बे के दरवाजे की ओर हल्की आवाज आई। कोई धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा और फिर वही महिला खड़ी थी, लेकिन अब उसके हाथ बिखरे हुए बालों में उलझे हुए थे और लाल साड़ी हवा में लहरा रही थी। मैंने पीछे हटते हुए अपने फोन की टॉर्च और कैमरा ऑन किया।
जैसे ही कैमरे की रोशनी पड़ी, उसने धीरे धीरे सिर हिलाया और मुझे घूरना शुरू किया। उस घूरने में कुछ ऐसा था जो शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। डर, अकेलापन और खालीपन, सभी भाव मिलकर मेरे शरीर में ठंडक और भय पैदा कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया, डिब्बे के अंदर अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। मुझे समझ नहीं आया कि यह हवा कहां से आई। पंखा बंद था और खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं। एक अजीब सन्नाटा और ठंडक ने मेरे शरीर में दौड़ लगाई। मेरी रीढ़ की हड्डियां जैसे जम गईं और हाथ पांव सुन्न पड़ गए। मैंने धीरे से अपनी सीट के पास बैठे आदमी को देखा, लेकिन वह अपनी जगह पर बेखबर फोन में व्यस्त था। शायद उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ हवा का झोंका होगा, लेकिन तभी मुझे कानों में सीटी जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दूर से तेज हवा में सीटी बजा रहा हो। आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कानों में बजने लगी और मेरा सिर घूमने लगा। मैंने चारों तरफ देखा। डिब्बा बिल्कुल खाली और सामान्य लग रहा था। कोई और यात्री नहीं दिख रहा था, लेकिन मेरे मन ने फिर वही डरावना चेहरा देखा। वही बूढ़ी औरत लाल साड़ी में। वह मेरे सामने नहीं थी, लेकिन उसकी परछाई मेरे दिमाग में लगातार घूम रही थी। मैंने अपने आप से कहा, राकेश, बस शांत रहो, यह सब कल्पना है। थकान के कारण तुम्हारा दिमाग खेल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यह सोच रहा था, डिब्बे के कोने में हल्की हल्की हिलती हुई चीजें दिखीं। ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से कपड़े खींचे हों। मैं डर के मारे कांपने लगा। ट्रेन की गति धीरे धीरे बढ़ रही थी। खिड़कियों से बाहर अंधेरा और हल्की बारिश की बूंदें दिख रही थीं। बाहर की रोशनी में प्लेटफॉर्म और खंभे लगातार बदल रहे थे, लेकिन डिब्बे के अंदर सब स्थिर और अजीब तरह से खाली महसूस हो रहा था। मेरे हाथ पांव सुन्न होने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगा और सांसें टूटने लगी। मुझे लगा जैसे मेरे चारों तरफ हवा की परत नहीं, बल्कि किसी के हाथ हैं जो मेरे शरीर को पकड़ रहे हैं। मैं बैठा हुआ था, लेकिन मेरा शरीर खुद ही हिल रहा था। जैसे ही मैं आगे की ओर झुककर देखा, वही बूढ़ी औरत अचानक सामने वाली सीट पर खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, लाल साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखों की लाल चमक अब और भी तेज थी। मेरे दिमाग में घबराहट की सीमा पार हो चुकी थी। मैंने धीरे से अपना फोन निकाला और कैमरे की टॉर्च ऑन की। जैसे ही लाइट पड़ी, उसने सिर हिलाया और मुझे घूरना शुरू किया। घूरने में कुछ ऐसा था जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। डर, खालीपन और अजीब ऊर्जा जो सीधे मेरे अंदर उतर रही थी। मेरी सांसें रुक सी गईं, पसीना मेरे पूरे शरीर में फैल गया। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन हाथ पांव सुन्न होने की वजह से मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे कानों में अब भी वह सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी। मैंने धीरे धीरे अपनी सीट से उठने की कोशिश की। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, डिब्बे की दीवारों से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई पीछे से धीरे धीरे खड़ा हो रहा हो। मैंने पलटा और देखा, वही महिला मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी। उसकी साड़ी और बाल हवा में लहरा रहे थे और लाल चमकती आंखें सीधे मेरी आंखों में झांक रही थीं। मैं डर के मारे पीछे हट गया और दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर जैसे ही मैंने हाथ दरवाजे पर रखा, ठंडी हवा का तेज झोंका आया। यह हवा इतनी तेज थी कि मुझे लगा कि मुझे उठाकर खिड़की के बाहर फेंक देंगे। मैं जोर से दरवाजा पकड़े रहा। जैसे ही ट्रेन की गति बढ़ी, डिब्बे में अजीब सी खामोशी फैल गई। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और दिल मानो छाती से बाहर निकलने को तैयार था। मैंने अपनी सीट से उठकर दरवाजे की तरफ देखा, पर कोई रास्ता नहीं था। तभी मैंने देखा, वह औरत वही लाल साड़ी में मेरे पास तैरती हुई आई। उसकी चाल इतनी धीमी और अजीब थी कि मुझे लगा कि वह जमीन पर नहीं, बल्कि हवा में चल रही है। उसके लंबे काले बाल मेरे चेहरे पर टकराए। मैं रिफ्लेक्सिवली हाथ से उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथ खाली हवा में घूम गए। बालों की गंध इतनी भयानक थी कि मुझे उल्टी आने लगी। यह बदबू किसी सड़ी हुई लाश जैसी थी। मेरी नाक में घुसते ही मेरे दिमाग में डर का सन्नाटा फैल गया। उसने धीरे धीरे मुंह खोला और फुसफुसाई, ये मेरी ट्रेन है, यहां कोई और सफर नहीं करेगा। उसकी आवाज इतनी ठंडी और खाली थी कि मेरी रीढ़ की हड्डियां जैसे जम गईं। शब्द हवा में तैर रहे थे और हर शब्द मेरे कानों में सीधे उतर रहा था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं चीखना चाहता था,
लेकिन आवाज निकल ही नहीं रही थी। मेरी आंखें उसकी लाल चमकती आंखों पर टिकी थीं। उसका चेहरा पीला, मरा मरा और पूरी तरह मृत लग रहा था। लेकिन उसी मृत चेहरे में जो ताकत थी वह मेरे पूरे अस्तित्व को हिला रही थी। जैसे ही वह मेरी तरफ बढ़ी, डिब्बे की हवा और भी ठंडी हो गई। पंखे की जगह जैसे कोई अदृश्य हाथ हवा में हलचल कर रहा था। मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए। मैं खड़ा नहीं रह पा रहा था। मैंने अपने पास बैठे आदमी को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह बेखबर अपने फोन में व्यस्त था। मैंने अपने आप से कहा कि मुझे किसी तरह दरवाजे तक पहुंचना होगा, लेकिन जैसे ही मैं कदम बढ़ाया वह मेरे सामने खड़ी हो गई। उसके हाथ हवा में लहरा रहे थे और साड़ी की लहरती हुई लकीरें मेरे आसपास की जगह को अजीब तरह से बदल रही थीं। वह स्थिर नहीं थी, लेकिन हर जगह एक ही समय में मौजूद लग रही थी। उसने धीरे धीरे मेरे कान के पास फुसफुसाया, तुम अब भाग नहीं सकते, ये ट्रेन मेरी है। उसके शब्द मेरे अंदर तक उतर गए। मेरे पूरे शरीर में कंपी दौड़ गई। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने कैमरा निकालने की कोशिश की, फोन को ऑन किया और उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर केवल अंधेरा दिख रहा था। जैसे ही मेरी नजर कैमरे से हटकर उसकी तरफ गई, वह और भी करीब खड़ी थी। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने इतना बड़ा लग रहा था कि मैं पीछे हट गया। डिब्बे के चारों कोनों में उसकी परछाई फैल गई थी, जैसे कि हर कोना, हर सीट, हर खिड़की और पंखे की जगह उसी की उपस्थिति से भर गई हो। मुझे लगा कि मैं अब अकेला नहीं हूं। यह डिब्बा उसका क्षेत्र है और मैं अनजाने में उसमें घुस गया हूं। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे मोड़ पर पहुंची, डिब्बे की हल्की रोशनी बदल गई। उसकी लाल चमकती आंखें अब और तेज हो गईं। मैं जमीन पर बैठ गया। डर और थकान के कारण अब अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पा रहा था। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थीं कि जैसे मेरी हड्डियों तक पहुंच गई हों। मैंने खुद को पीछे खिसकाने की कोशिश की, पर मेरे हाथ पांव सुन्न थे। हर कोशिश में मुझे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरी सांसें फूल रही थीं और मेरी आंखों में डर और पसीने की चमक थी। वह औरत धीरे धीरे मुंह खोलती रही और मैंने महसूस किया कि उसके होंठ से कोई आवाज नहीं, बल्कि कोई ऊर्जा निकल रही थी। उस ऊर्जा ने मेरे दिमाग को भर दिया और मैं अपने अतीत की सारी गलतियों और डरावनी यादों को एक साथ महसूस करने लगा। हर याद मेरी आत्मा को झकझोर रही थी। मैंने खुद को संभाला और धीरे धीरे कहा, तुम कौन हो? तुम क्या चाहती हो? उसने मेरी तरफ झुकी और उसकी आवाज अब और भी तेज हो गई। यह मेरी ट्रेन है। जो कोई भी यहां आता है वह अब वापस नहीं जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैं समझ गया कि यह कोई आम महिला नहीं है। यह कोई आत्मा है जो अपनी ट्रेन का मालिक है और मैं अनजाने में उसके रास्ते में आ गया हूं। जैसे ही मैंने किसी तरह अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, वह महिला मेरे सामने तैरती हुई आई। उसके बाल मेरे चेहरे से टकराए और बदबू ने मेरे दिमाग को चकरा दिया। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। मेरे कानों में केवल उसकी फुसफुसाती आवाज गूंज रही थी। मैंने धीरे धीरे पीछे हटकर दरवाजे की तरफ देखा, पर वहां जाने का कोई रास्ता नहीं था। ट्रेन की खिड़कियां बंद थीं और बाहर अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने सोचा कि शायद अगले स्टेशन पर कोई मदद मिल जाएगी, पर वह महिला अचानक गायब हो गई और डिब्बा फिर से खाली लगने लगा। ट्रेन धीरे धीरे महालक्ष्मी स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। हर स्टेशन पर जैसे मुझे अपने डर का एहसास और भी गहरा हो रहा था। मेरी सांसें फूल रही थीं और दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। डिब्बे में ठंडी हवा अभी भी थी और पंखे की गैर मौजूदगी के बावजूद कानों में हल्की सी सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी। मैंने अपने पैरों पर भरोसा नहीं किया और खुद को संभालते हुए खिड़की के पास खड़ा रहा। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, हल्की रोशनी में मुझे कुछ अजीब दिखाई दिया। स्टेशन पर खड़े लोग अपने काम में व्यस्त थे। टिकट चेक कर रहे अधिकारी, चाय बेचते स्टॉल वाले और प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे चल रहे यात्री। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरी नजर उसी कोने की तरफ गई जहां पहले वह महिला खड़ी थी। तभी मैंने महसूस किया कि वह अचानक धप्प से गायब हो गई। लाल साड़ी, बिखरे हुए बाल और लाल चमकती आंखें, सब कुछ एक पल में हवा में घुल गया। ये देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
मुझे लगा कि मेरी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन मेरे हाथ पांव की ठंडक और धड़कनें सच साबित कर रही थीं कि मैं किसी भयानक घटना के बीच में हूं। मैं हांफता हुआ अपने पैरों को संभालते हुए अगले डिब्बे की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ मेरी सांसें और तेज हो रही थीं। मेरे कानों में अब भी वह सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी, जैसे ट्रेन की हर धड़कन उसके आने का संकेत दे रही हो। मैं धीरे